स्वागत है आप सभी का डेली जीएस शो में। इस शो में हम लोग एक टॉपिक कवर करते हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट होता है आपकी परीक्षाओं के लिए। लाइव कक्षा में कल हम लोग ने राष्ट्रपति पढ़ा था और आज इस क्विक रिवीजन शो में उसी का रिवीजन करा दे रहा हूं। 10 मिनट के अंदर 12 मिनट के अंदर ये पूरे के पूरे प्रेसिडेंट के ऊपर आज तक जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में बने हुए हैं सब यहाँ आपका रिवाइज हो जाएगा। आपको बस एक बार इस वीडियो को देख लेना है। चलिए प्रेसिडेंट के बारे में हम लोग शुरुआत करते हैं। तो समझिए, अगर किसी व्यक्ति को सबसे पहले समझिए कि हमने प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट इंडिया में लिया कहां से। तो अगर आप देखोगे प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट तो हमने इसको लिया है यूएस से। अब यूएस के प्रेसिडेंट और हमारे प्रेसिडेंट में अंतर यह है, यूएसए में एक व्यक्ति केवल 2 बार प्रेसिडेंट बन सकता है। हमारे यहाँ एक व्यक्ति जो है मल्टीपल टाइम जितनी बार उसका मन करे उतनी बार प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ करके जीत करके आ सकता है। अब उसको चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ने के लिए भैया उसकी एज जो होनी चाहिए वो 35 ईयर ओल्ड होनी चाहिए, यानी कि 35 साल से कम हो तो आप प्रेसिडेंट भारत के नहीं बन सकते हो। अब चुनाव में अगर उसको पार्टिसिपेट करना है तो उसको इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है ये समझने की बात है। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहे वो आपके इलेक्टेड हो या नॉमिनेटेड हो, समझने की बात है। यहां पे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं सिर्फ इलेक्टेड पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे आपको पता है कि राष्ट्रपति 12 लोग को नॉमिनेट करता है, कहां, राज्यसभा में। पहले वो 2 एंग्लो इंडियंस को करता था लोकसभा में, लेकिन संविधान के 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा हमने एंग्लो इंडियन वाला कॉन्सेप्ट हटा दिया। तो अब जो है राष्ट्रपति के चुनाव में जो पार्टिसिपेट करेगा वो केवल इलेक्टेड मेंबर करेगा, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं करेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ स्टेट जो असेंबलीज हैं वहां के जो विधायक होते हैं वो भी इनके चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात और ऐड कर गई वो है 17वां संविधान संशोधन 1992। इस संविधान संशोधन के द्वारा हमने दिल्ली और पांडुचेरी के जो विधायक हैं, जो असेंबली हैं, उनको भी मौका दिया कि वो भी एमपी, वो भी जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। समझ में आया ये बात? यानी कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? एक तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ओनली इलेक्टेड, जो केवल चुन करके आते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। स्टेट असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं और दिल्ली और पांडुचेरी के विधायक जो है विधानसभा पार्टिसिपेट करती है। कब इसको मौका मिला? 17वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। बात क्लियर है? अगर आप प्रेसिडेंट को हम यहाँ पर रखते हैं तो हम प्रेसिडेंट को हटा भी सकते हैं। प्रेसिडेंट को हटाने के प्रोसेस को हम कहते हैं इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग, और ये संविधान के आर्टिकल 61 में चर्चा में है। किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 61 में इसकी चर्चा की गई है। यानी कि अगर आपके भारत के प्रेसिडेंट को हटाना हो तो आप संविधान के आर्टिकल 61 के तहत उसको हटा सकते हो। अब यहां समझने वाली बात यह है कि इसको हटाने का जो प्रोसेस है उसे हम लोग क्वासी जुडिकल प्रोसेस कहते हैं, यानी कि अर्ध न्यायिक प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। और इसमें पार्टिसिपेट वही मेंबर करते हैं जो यहाँ पे इनकी क्या कहते हैं चुनाव में पार्टिसिपेट किए थे। लेकिन यहाँ पे एक बदलाव आता है, यहाँ इलेक्टेड मेंबर तो पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं, अब वो नॉमिनेटेड मेंबर भी पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं जिसे प्रेसिडेंट ने खुद नॉमिनेट किया हुआ था। अब यहाँ स्टेट असेंबली और दिल्ली पांडुचेरी के लोग नहीं बुलाए जाते हैं। उनको कहता भैया आप लोग क्या लिए इतना दूर आओगे, हम ही लोग आपस में समझ लेंगे, तुम लोग मत आओ। यानी कि इनके इंपीचमेंट में केवल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पार्टिसिपेट करते हैं। क्योंकि स्टेट वालों को नहीं बुलाया जा रहा है तो इनको बैलेंस करने के लिए हम नॉमिनेटेड मेंबर को भी मौका दे देते हैं। क्लियर है यहां तक? चलो अब आते हैं भारत के। मैंने कहा कि भारत में एक व्यक्ति मल्टीपल टाइम जो है प्रेसिडेंट बन सकता है। उसी परिप्रेक्ष्य में आपके राजेंद्र प्रसाद भारत के लगातार 2 से ज्यादा बार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बने। ये आपके 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ लेते हैं। और एक बात और याद रखिएगा, शपथ की बात जो है राष्ट्रपति के वो करी गई है आर्टिकल 60 में। और इनको शपथ कौन दिलाता है? भारत के चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं भारत के, वो इनको शपथ दिलाते हैं। प्रेसिडेंट का मन काम करने का नहीं कर रहा है तो वो अपने पोस्ट को छोड़ भी सकता है, और उस पोस्ट को छोड़ने के लिए उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, रिजाइन देना पड़ेगा, और रिजाइन अपने छोटे भाई वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देता है। ये भी याद रखेंगे सभी लोग। ठीक है, चले अगला देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है प्रेसिडेंट के बारे में, और क्या बातें जो है आपके काम की हो सकती है उसको देखने का प्रयास करते हैं। चले, राष्ट्रपति मैंने कहा जितनी बार मन करे उतनी बार आप भारत के राष्ट्रपति बनिए। इसकी चर्चा की गई है आर्टिकल 57 में, यानी कि एक व्यक्ति जितनी बार चाहे री इलेक्ट हो सकता है। अगर पूछे राष्ट्रपति के री इलेक्शन का कॉन्सेप्ट किस आर्टिकल में है, दैट इज आर्टिकल 57। ठीक है, इसको याद रखेंगे। राजेंद्र प्रसाद मैंने कहा भारत के राष्ट्रपति थे, ये बिहार के रहने वाले थे। अब कुछ राष्ट्रपति के संबंधित बातें समझिए।
देखिए, भारत में राष्ट्रपति रूल लगाना हो, प्रेसिडेंट रूल लगाना हो, वो हम आर्टिकल 356 के तहत कर सकते हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा अगर पूछे राष्ट्रपति शासन कहां लगाया गया है तो देखिएगा, मणिपुर यूपी दोनों में 10-10 बार लग चुके हैं। यूपी में अभी तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। पहली बार 1968 में लगा था और आखिरी बार सन 2002 में लगा था। ठीक है, ये बातें याद रखेंगे। चलो, बीबी गिरी के बारे में समझिए। ये इकलौते ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनके समय में हमें रिकाउंटिंग करनी पड़ी थी, दोबारा मतगणना करना पड़ा था, इनको सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रस्तुत भी होना पड़ा था। और उस समय सुप्रीम कोर्ट को जो आपके चीफ जस्टिस थे वो थे आपके एस.एम. सीकरी साहब। कौन थे आपके? एस.एम. सीकरी साहब। ठीक है, और बीबी गिरी जो है ये ट्रेड यूनियन से बिलोंग करते थे। एक राष्ट्रपति और है नीलम संजीव रेड्डी, बड़े इंपॉर्टेंट राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति बनने से पहले ये कभी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं रहे। तो पूछता है कभी कभी, कौन से इसमें से ऐसे राष्ट्रपति है जो कभी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं? तो हैं आपके नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, ये राष्ट्रपति बनने से पहले भारत के लोकसभा स्पीकर भी रह चुके हैं। ठीक है, ये 1977 से लेकर के 82 तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। अच्छा, स्पीकर की बात हो ही रही है तो भारत के पहले लोकसभा स्पीकर जो थे वो आपके मावलंकर साहब थे, और एक ऐसे लोकसभा स्पीकर हुए थे जिनके खिलाफ पहली बार रिमूवल का प्रोसेस लाया गया था। और अभी हाल ही में आपके जो नए लोकसभा स्पीकर इस समय हैं, कमेंट करके बताना किस नंबर के हैं, उनके खिलाफ भी रिमूवल का प्रोसेस लाया गया है। ठीक है, चलिए, तो ये बातें आप सबके आई होप कि समझ में आ गई हैं। चलो अगला देखते हैं, अगली क्या चीजें हैं आपके यहां देखने लायक। राष्ट्रपति के संबंधित कुछ और फैक्ट समझिए। अगर पूछे आपसे कि भारत में किस राष्ट्रपति को फिलोसोफर कहा जाता है, दार्शनिक कहा जाता है, तो दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन जो थे, इन्हीं को जो हम लोग फिलोसोफर प्रेसिडेंट कहते हैं, दार्शनिक राष्ट्रपति कहते हैं। इनके ये दर्शन में इनका बहुत विश्वास था, पढ़े लिखे व्यक्ति थे, और इन्हीं के बर्थडे के रूप में हम लोग शिक्षक दिवस यानी कि टीचर्स डे भी मनाते हैं। ठीक है, चलो अगला बात है कि भारत की पहली किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम जो है भारत के मिसाइल मैन हैं। कमेंट करिएगा किस सन में ये आपके भारत के राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक है, भारत की महिला राष्ट्रपति पहली कौन थी, ये परीक्षा पूछता है, याद रखेंगे। प्रतिभा पाटिल जी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी, और इनके खिलाफ भैरव सिंह शेखावत जी जो है चुनावी मैदान में उतरे थे। ठीक है, चलो और बात करते हैं। मैंने ये भी बताया कि बीबी गिरी जी जो है ट्रेड यूनियन से जुड़े होते हैं। और क्या, कौन से चीफ जस्टिस जो है राष्ट्रपति का कार्यभार संभाले थे, ये परीक्षा पूछता है, याद रखेंगे। एम हिदायतुल्लाह, ये ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं जो राष्ट्रपति का पदभार भी संभाला है। और ये कॉन्सेप्ट 1969 में आया था कि चीफ जस्टिस, देखो अगर राष्ट्रपति नहीं होता है उसकी जगह वाइस राष्ट्रपति जो है उसका कार्यभार संभालेगा। अगर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी नहीं है तो उसकी जगह सीजीआई उसका कार्यभार संभालेगा। ये कॉन्सेप्ट 1969 में इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, कब किया गया? 1969 में इंट्रोड्यूस किया गया। राष्ट्रपति भवन जो प्रेसिडेंट का जो हाउस है, निवास स्थल है, पूछता है कहां पे है, तो दिल्ली में है, रायसीना हिल्स के पास है। और इसकी स्थापना, इसको बनाने वाला जो आर्किटेक्चर था उसका नाम था लुटियंस। एक प्रश्न यहां से और बनता है कि राष्ट्रपति भवन में रहने वाले पहले भारतीय कौन है? तो कभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मत लगाना। सबसे पहले जो भारतीय यहां रहे थे वो थे सी राजगोपालचारी। कौन थे? सी राजगोपालचारी राष्ट्रपति भवन में रहने वाले पहले इंडियन थे। इसको याद रखेंगे सभी लोग। चले और देखते हैं राष्ट्रपति के संबंधित क्या बातें हैं। देखो, राष्ट्रपति जो है अध्यादेश या ऑर्डिनेंस पास कर सकता है जब पार्लियामेंट की कोई भी एक हाउस जो है का सेशन ना चल रहा हो। और ये आर्टिकल 1, 2, 3 में इसकी चर्चा की गई है। एक प्रश्न और बनता है कि जब भारत और चाइना का युद्ध होता है उस समय भारत का राष्ट्रपति कौन होता है? आपको पता है 1962 में युद्ध होता है। राधा कृष्णन उस समय आपके राष्ट्रपति होते हैं, जो भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। ठीक है भाई, चलो और क्या है। एक है कि राष्ट्रपति अगर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके लिए कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक लगेंगे। इसका मतलब ये है कि कितने लोग राष्ट्रपति को सपोर्ट करेंगे जब वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति ओडीआई का प्लेयर है, उसके लिए 50-50 लोग लगते हैं। अगर यही बात वाइस प्रेसिडेंट की बात करें, वो T20 का प्लेयर है, उसके लिए 20-20 जो है प्रस्तावक और 20 अनुमोदक लगते हैं। इस बात को याद रखेंगे। एक प्रश्न यहाँ पे आता है कि जब भारत में 1975 के समय जो आपकी इमरजेंसी लगी थी तो उस समय राष्ट्रपति कौन था? उस समय आपके फखरुद्दीन अली अहमद साहब राष्ट्रपति होते हैं भारत के, ये याद रखेंगे। एक प्रश्न यहां और बनता है
कि बीटो पावर, पॉकेट बीटो पावर यूज करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? वो थे आपके ज्ञानी जैल सिंह। ये पोस्ट ऑफिस डाकघर के ऊपर एक अधिनियम आया था, उसके लिए 1986 में इन्होंने पॉकेट बीटो का यूज किया था। होप एवरीथिंग इज क्लियर फॉर राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में अभी तक बताई गई सारी बातें मुझे लगता है कि आप सभी को क्लियर हो गई होंगी। ठीक है भाई, चलें अगला देखते हैं क्या है इनके बारे में और कुछ। हाँ, एक बात और है कि ज्वाइंट सेटिंग ऑफ पार्लियामेंट। देखिए, ज्वाइंट सेटिंग ऑफ पार्लियामेंट क्या होता है? जब हमें कुछ ऐसे मुद्दे पर डिस्कस करना हो जब एक हाउस से बात नहीं बनती हो और दोनों हाउस को एक साथ बुलाना हो, ये कार्यक्रम आर्टिकल 108 में के तहत किया जाता है। ठीक है, अच्छा, हम लोग ज्वाइंट सेटिंग कब नहीं बुला सकते हैं ये समझने की बात है। अगर हमको मनी बिल के बारे में बात करनी हो, अगर हमें मनी बिल के बारे में बाबात करनी हो जिसकी चर्चा आर्टिकल 110 में है, तो ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुलाएंगे। अगर हमें संविधान का जो है अमेंडमेंट करना है जिसकी चर्चा आर्टिकल 368 में की गई है, जिसकी प्रक्रिया हमने साउथ अफ्रीका से ली है, तब हम जो है ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुलाएंगे। ठीक है, कब हम नहीं कर सकते इसको समझ लिया हमने। जब ज्वाइंट सिटिंग बुलाते हैं तो उसको कौन जो है उसकी अध्यक्षता करता है, कौन उसका जो है उसको प्रिसाइड हुआ करता है, दैट इज योर लोकसभा स्पीकर। इसकी जितनी भी कार्य प्रणाली होगी सब लोकसभा के अकॉर्डिंग होती है। जो समझने वाली बात है, इस ज्वाइंट सिटिंग को बुलाता कौन है, तो वो होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रपति ही इस पूरे के पूरे ज्वाइंट सेटिंग को बुलाता है। भैया आओ आप लोग बैठ करके डिस्कस कर लो, कोई समस्या हो तो उसको सॉल्व कर लो। एक बात और आती है कि भारत में पहली बार ज्वाइंट सेटिंग कब हुई थी, याद रखेंगे, डाउरी का जो बिल था, डाउरी के बिल के संबंधित पहली बार भारत में जो है दहेज प्रथा बिल के ऊपर ज्वाइंट सेटिंग की गई थी। ठीक है, आर्टिकल 109 और आर्टिकल 110, एक आर्टिकल 110 जो है वो मनी बिल के बारे में बताता है, आर्टिकल 109 बताता है, ये है ब्रदर ऑफ मनी बिल। ये कहता है कि मनी बिल जो है ओनली लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा और कहीं नहीं। तो ये सारी बातें हम लोग ने प्रेसिडेंट से संबंधित जो है समझी। अब हम 1 मिनट के अंदर प्रेसिडेंट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल देख लेते हैं। इससे क्या होगा कि पूरा का पूरा प्रेसिडेंट का टॉपिक जो होगा आपका क्लियर हो जाएगा। प्रेसिडेंट के ऊपर जितने भी टॉपिक हैं ये आपका क्लियर हो जाएगा। चलो यहां पे समझने का बात समझ लो। आर्टिकल 52 में कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 कहता है कि भारत का जो एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन का वो राष्ट्रपति में निहित होगा, यानी कि जो कार्य प्रणाली कार्य संचालन होगा उस पर हस्ताक्षर राष्ट्रपति का ही माना जाएगा। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो होगा इलेक्टोरल बेसिस पे होगा और वो आर्टिकल 54 में इसकी चर्चा की गई है। मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जैसा हमने बताया कि एमपीज पार्टिसिपेट करते हैं, आपके इलेक्टेड स्टेट असेंबली के इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, दिल्ली पांडिचेरी के मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, वो मैनर आर्टिकल 55 में चर्चा की गई है। टर्म इनका 5 साल होता है, ओथ लेने के बाद इसकी चर्चा आर्टिकल 56 में है। एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, मैंने कहा कि भारत में राष्ट्रपति जितनी बार चाहे उतनी बार लड़े, इसकी चर्चा आर्टिकल 57 में की गई है। क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट, एक व्यक्ति को अगर राष्ट्रपति बनना है, एक तो भारत का नागरिक हो, 35 साल की उसकी एज होनी चाहिए, उसके साथ ही साथ वह पार्लियामेंट का मेंबर बनने की योग्यता रखता हो। अब पार्लियामेंट के मेंबर बनने की योग्यता क्या है वो मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा, बाकी आप सभी को पता ही होगी। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट ये 58 में चर्चा है। कंडीशन क्या होगी इनकी ऑफिस की, उसकी चर्चा 59 में है। शपथ की मैंने बात करी, ये शपथ लेते हैं, इसकी चर्चा 60 में है। प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट को जो है हटाना हो उसकी चर्चा 61 में है। मैंने कहा कि यहाँ पे इलेक्टेड के साथ साथ जो है आपके नॉमिनेटेड मेंबर आ जाते हैं और स्टेट वाले हट जाते हैं। टाइम ऑफ होल्डिंग ऑफ इलेक्शन टू फिल वैकेंसी, पद रिक्त संबंधी प्रावधान, यानी कि इनके जो है पद रिक्त होने से पहले पहले नए लोग का चुनाव हो जाना चाहिए, ये आर्टिकल 62 में है। एक बात और आती है कि भैया पार्डन, प्रेसिडेंट किसी को क्षमा कर सकता है, उसके क्षमा उसके दंड को कम कर सकता है, उसका सस्पेंड कर सकता है, उसके जो भी उसको यातना मतलब एक प्रकार से समझिए कि जो भी उसको सजा मिली है उसको सस्पेंड कर सकता है, कम कर सकता है। ये सारी बातें जो है आर्टिकल 72 में चर्चा में है। एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, अगर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करना हो, संघ को कोई नया जो है पावर देना हो, तो आर्टिकल 73 में है, ये भी आपका प्रेसिडेंट कर सकता है। ये सारी बातें प्रेसिडेंट के लिए हैं। अब ये जो है ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये आप नोट्स हमारा क्विक रिवीजन नोट्स से ले सकते हो। जो क्विक रिवीजन नोट्स आप सभी को आपके बैचेस में मिल रहा होगा, जिस भी पेड बैच में होंगे आप,
जो फुल बैच होगा जहां लिखा होगा क्विक रिवीजन नोट उसमें मिलेगा, ये आपको मिलेगा। कई विद्यार्थी को चाहिए सर हमें केवल क्विक रिवीजन नोट चाहिए, तो कैसे मिलेगा? आपको क्या करना है, हमारे ऐप पे जाइए। हमारे ऐप पे सबसे पहले देखिएगा आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। जैसे अगर आप इलाहाबाद हाईकोर्ट की कर रहे हो तो आप इलाहाबाद हाईकोर्ट वाला बैच लो, लोअर कर रहे हो तो लोअर वाला बैच लो। लेकिन अगर आप मल्टीपल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको सिर्फ जीएस का नोट्स चाहिए, तो जीएस का कंटेंट बैच आपको मिल जाएगा, जिसमें ये क्विक रिवीजन नोट्स, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू की क्वेश्चन बैंक, 10,000 से ज्यादा 12 मंथ्स के करंट अफेयर की पीडीएफ, और हर एग्जाम में काम आएगा। फीस इसकी केवल 249 रुपए होती है। ये कहां मिलेगा आपको? हमारे एचएन अध्ययन ऐप के स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में। इस सेक्शन में जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ जीएस कंटेंट बैच दिखाई पड़ेगा। बाकी अगर आप लोअर की तैयारी कर रहे हैं तो लोअर वाले बैच में आपको अलग से मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप यूपी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, तो आप चाहे तो हमारा समाधान बैच ले रखें, जहां आपको इसको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है, और अलग से कंटेंट भी मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप हेल्थ एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस बैच में भी आपको मिलने वाला है। जो भी एग्जाम की आप तैयारी करोगे, जहां लिखा होगा कि इसमें आपको रिवीजन बंडल या क्यूआर मिलेगा, वहां पे आपको ये मिल जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट तैयारी कर रहे हैं कई विद्यार्थी, तो आप चाहे फुल बैच लीजिए जिसमें वीडियो लेक्चर्स हैं, चाहे आप कंटेंट बैच लीजिए जिसमें केवल नोट्स है, दोनों में आपको मिलने वाला है। अगर आप लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको लोअर पीसीएस वाले सेक्शन में जाना है, यूपी ट्रिपल एससी वाले सेक्शन में जाना है। यहाँ पे लोअर पीसीएस से कंटेंट बैच है, उसमें भी ये मिलेगा। उसके अलावा धुरंधर बैच में जहां पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर मिलता है, उसमें भी ये मिलने वाला है। बाकी अगर आप अन्य परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, या आप यूपी जेडीसी जीआईसी का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपको उस सेक्शन में भी ये मिल जाएगा। जैसे मान के चलो अगर आप यूपी जेडीसी की परीक्षा देने जा रहे हो, तो आप अंतिम संकल्प बैच लेंगे तो पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर के साथ साथ पूरा सब कुछ मिलने वाला है। टेस्ट सीरीज वगैरह भी अवेलेबल है, आप अपने अनुसार बाई कर सकते हो। क्लास कैसे लगी? राष्ट्रपति से इससे बाहर प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आएगा। धन्यवाद।